हेलो दोस्तों, जीके जीएस पर्वत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान से संबंधित 51 क्वेश्चन का वीडियो है। यह हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अभी मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। आइए दोस्तों, अभी मौलिक अधिकार के बारे में समझते हैं। भारत का संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है हमें। इसका जिक्र अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक संविधान में मिलता है। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें भारतीय संविधान प्रदत्त करता है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक इनका जिक्र है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। यह अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है अनुच्छेद 19। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है हमें। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) में बताया गया है कि किसी भी अपराधी को जबरन स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20(3). हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। हमारा छठा प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ये टाइपिंग एरर है, तो संवैधानिक अधिकार लिखा है यहाँ पे। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में बताया गया है, किसी भी धर्म के संवर्धन के लिए, उसकी वृद्धि और विकास के लिए जो धन इकट्ठा किया जाता है उस पर कर नहीं लगेगा, वो कर से मुक्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976। संसद ने 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूर रखना दंडनीय अपराध है। जो ये अपराध करेगा उसको कठोर दंड का प्रावधान भी है। हमारा अगला प्रश्न है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी। मंडल आयोग को 1979 में गठित किया गया था। इसका मकसद भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की पहचान करना था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 33। हमारे देश के जो सशस्त्र बल के सैनिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको अनुच्छेद 33 के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है?
तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। हमारा अगला प्रश्न है, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 माह तक। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 19(1) के। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम अपने निजी घर जो है, हमारी दुकानें हैं, उन पे हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड। हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ये निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे अपनी सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा केटी शाह। केटी शाह ने यह कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसे अपनी सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं इसको, समान नागरिक संहिता को। ये गोवा में लागू है। समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों समुदायों के एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क के अनुसार समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किस से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। जब उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होगा तो वह भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया राष्ट्रपति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संसद सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यसभा का।
उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा तथा कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इनका निर्वाचन 1977 में हुआ था। 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। इनका पहली बार निर्वाचन 1952 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा से अपने पद पर बना रह सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का आयोजन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह के लिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है। ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन से हमारे देश की संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या दोस्तों 550 होती है लोकसभा में। वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा में। राज्यों से 530 सदस्य चुने जा सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। तो कुल 550 सदस्य हैं लोकसभा में अधिकतम सीमा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है इनका। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। राज्यसभा के प्रथम सभापति सच्चिदानंद राव थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद। भारत की संसद जो है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है। वर्तमान समय में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इनका वेतन 4.5 लाख रुपये है। तो लोकसभा अध्यक्ष को 4.5 लाख रुपये मिलते हैं वेतन के तौर पे। हमारा 50वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 में बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के। हमारा 51वां प्रश्न है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा।